हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ह्यूमैनिटीज विद अभिषेक मिश्रा चैनल। और आज हम पॉलिटिकल साइंस में क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का जो बुक है समकालीन विश्व राजनीति, उसमें चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे और चैप्टर नंबर 2 की आज क्लास 4 होने वाली है। तो इससे पहले हमने प्रीवियस क्लासेस में हमने सत्ता के समकालीन केंद्र का मतलब समझा था। उसके अलावा इसमें हमने सिलेबस को अंडरस्टैंड किया था कि सिलेबस क्या था। और इससे पहले हमने यूरोपीय यूनियन के बारे में पढ़ा कि यूरोपियन यूनियन क्या था, उसकी स्थापना कैसे हुई। उसके बाद हमने आसियान के बारे में पढ़ा था और आसियान के बारे में आसियान की स्थापना कब हुई, आसियान का आर्थिक समुदाय क्या है। तो हमने कुछ जो मेन आसियान से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, आसियान के मुख्य उद्देश्य क्या है, आसियान शैली क्या है, जो आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, हमने उसको देख लिया था। आज इस चैप्टर में आसियान से रिलेटेड एक जो लास्ट क्वेश्चन होने वाला है वो ये होने वाला है कि वर्तमान में जो वर्ल्ड की पॉलिटिक्स है, वर्तमान में आसियान की क्या इंपॉर्टेंस है इंडिया पूरे वर्ल्ड की पॉलिटिक्स में, दुनिया की राजनीति में। आसियान कैसे एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कैसे सत्ता का केंद्र है। और मैंने आपको पहले ही समझाया था कि सत्ता का मतलब यहाँ पे पावर है। तो आसियान कैसे दुनिया की राजनीति में एक ऐसा सेंटर है जिसके पास पावर है। तो कौन पावर होने के लिए कोई ना कोई फैक्टर्स चाहिए। तो क्वेश्चन को यहाँ पे चेंज करके भी आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से कारक हैं जो आसियान को दुनिया की राजनीति, वैश्विक राजनीति में सत्ता का वैकल्पिक केंद्र या सत्ता का मतलब पावर का एक सेंटर ऑफ पावर बनाता है, सत्ता का केंद्र बनाता है। तो किसी भी संगठन को आपको मैंने मैंने बताया था यूरोपियन यूनियन के बारे में कि किसी भी देश या संगठन को कोई भी पावरफुल दो तीन फैक्टर्स ही बनाते हैं। मिलिट्री पावर्स होते हैं, पॉलिटिकल पावर्स होते हैं, राजनीतिक कारक होते हैं, उसके अलावा आर्थिक कारक होते हैं और सैन्य कारक भी। ये दो तीन कारक मैंने आपको बताए थे जिसकी वजह से कोई भी दुनिया का संगठन या देश पावरफुल या सत्ता का केंद्र होता है। लेकिन आसियान के मामले में अगर हम देखें तो आसियान एक आर्थिक संगठन के रूप में स्थापित हुआ था। तो आसियान जो वर्तमान में उसकी जो प्रासंगिकता और दुनिया की राजनीति में जो उसका महत्व है वो आर्थिक कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा है। मतलब दुनिया की राजनीति में आर्थिक रूप से आसियान का महत्व ज़्यादा है और इसलिए वो दुनिया की राजनीति में एक सत्ता के केंद्र के रूप में भी स्थापित होता है। तो जरा इसका आंसर देखते हैं कैसे करते हैं। प्रारंभ में आसियान का की स्थापना एक आर्थिक संगठन के रूप में की गई थी, लेकिन बाद में आसियान ने आर्थिक संगठन के साथ साथ सामाजिक, सांस्कृतिक, भू राजनीतिक और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भी अपनी भूमिका का विस्तार किया। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि स्टार्टिंग में इसने एक आर्थिक संगठन के रूप में स्थापना हुई थी आसियान की, लेकिन समय के साथ साथ आसियान ने अपने दायरे को बढ़ाया और अपने संगठन में सामाजिक, सांस्कृतिक, भू राजनीतिक और सुरक्षा जैसे मामलों को भी अपने संगठन में जगह दिया। अतः वर्तमान में विश्व व्यवस्था में आसियान की प्रासंगिकता निम्नलिखित प्रकार से है। पहला, वर्तमान समय में विश्व व्यवस्था में आसियान एक प्रमुख आर्थिक शक्ति बनकर उभरा है जिसके साथ व्यापार में अमेरिका और चीन जैसे देश भी रुचि दिखाते हैं। तो सबसे बड़ी बात जो है कि आसियान को एक शक्तिशाली संगठन कौन सी कारक स्थापित करता है, वो सबसे बड़ा कारक है आर्थिक कारक। क्योंकि अमेरिका और चीन जैसे जो शक्तिशाली, आर्थिक रूप से शक्तिशाली जो देश हैं, वो भी आसियान के साथ व्यापार करने में रुचि रखते हैं और आसियान के साथ उनका अच्छा खासा व्यापार होता है। एक तो ये इम्पोर्टेंस है। उसके बाद आसियान दुनिया के सबसे बड़े मुक्त व्यापार संगठन। मुक्त व्यापार का मतलब यहाँ पर ये होता है स्टूडेंट्स कि मुक्त व्यापार का मतलब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ कि मुक्त व्यापार, फ्री ट्रेड, क्या होता है कि जब एक कंट्री से बी कंट्री में कोई भी सामान को एक्सपोर्ट किया जाएगा तो उस एक्सपोर्ट पर होने वाले जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, बी कंट्री उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को इजी कर देगा, कम कर देगा। मतलब कि बी कंट्री ए कंट्री से जो भी सामान आ रहा है उस पर आने वाले टैक्सेस को कम कर देगा, लगाने वाले टैक्सेस को कम कर देगा। और हो सकता है कुछ आइटम्स को विदाउट टैक्स, मतलब कुछ आइटम्स को उस पर वो टैक्स ही ना लगाए। जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो टफ होते हैं दूसरी कंट्री से मंगवाने का, उसको थोड़ा सा इजी कर देगा, ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन ना हो। तो यही, और बी ए कंट्री भी बी कंट्री से जो सामान आएगा सेम एज इट इज़ बी कंट्री के लिए ए कंट्री करेगा। ए कंट्री भी टैक्स को कम कर देगा, उसके अलावा जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो भी ए कंट्री बी कंट्री के लिए कम कर देगा। बी कंट्री से जो ए कंट्री में सामान आ रहा है उनमें से कुछ आइटम्स को, फॉर एग्जांपल अगर 40 आइटम्स आ रहे हैं तो 10 to 15 आइटम्स को फ्री कर देगा। मतलब फ्री का मतलब टैक्स नहीं लगेगा। सो इसे कहते हैं मुक्त व्यापार मुक्त व्यापार। और आसियान दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार संगठन, जिसको आरसेप के नाम से जानते हैं, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का संस्थापक सदस्य देश है। मतलब इस संगठन में शामिल होने वाले जितने भी सदस्य देश होंगे उनके बीच में मुक्त व्यापार होगा। मतलब इनके बीच में व्यापार बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और व्यापार बढ़ने से आर्थिक शक्ति इनकी और बढ़ेगी
और दुनिया की राजनीति और दुनिया के व्यापार में इनकी भागीदारी आसियान की और ज़्यादा बढ़ेगी और मतलब इकोनॉमिकली पावरफुल होगा आसियान। इस लिहाज से भी, इस कॉन्टेक्स्ट में भी आसियान दुनिया का एक महत्वपूर्ण संगठन है और सत्ता का केंद्र के रूप में स्थापित हो रहा है। और इस दुनिया के सबसे बड़े मुक्त व्यापार संगठन में आर्थिक रूप से शक्तिशाली देश अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन जैसे देश इसके सदस्य देश बन चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इतने बड़े आर्थिक रूप से शक्तिशाली देश भी आसियान के इस मुक्त व्यापार संगठन का हिस्सा है, जो आसियान को स्वतः ही एक दुनिया की राजनीति में एक पावरफुल संगठन के रूप में स्थापित करता है। अगला जो आसियान का महत्व है कि वो भारत प्रशांत महासागर क्षेत्र, भारत का मतलब यहाँ पे हिंद महाप्रशांत महासागर क्षेत्र है। हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर आपने मैप में देखा हो तो मैप में मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि जो आसियान की जितने भी ये सदस्य देश हैं, यहाँ इस साइड है पैसिफिक ओशन, ये जो है ये है पैसिफिक ओशन और ये है इंडियन ओशन। इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन से जाने के लिए ये वाला रूट यूज होता है और इस रूट पर किसका कंट्रोल है? इन आसियान के मेंबर्स का कंट्रोल है। तो दुनिया का जितना भी ट्रेड होता है 90% ट्रेड इंडियन ओशन से पैसिफिक ओशन में जाने के लिए इसी रूट का इस्तेमाल होता है और इस रूट पर आसियान के सदस्य देशों का दबदबा है। तो इस रूट से जो भी सामान इस इंडियन मतलब हिंद महासागर से प्रशांत महासागर की तरफ जाएगा, उस सामानों को सुरक्षा देने का काम भी आसियान के सदस्य देश करते हैं। तो ज्योग्राफिकली जो है, भौगोलिक रूप से आसियान एक बहुत मेजर सेंटर पे स्थापित है, जिसकी वजह से उसका महत्व दुनिया की राजनीति में बढ़ जाता है, क्योंकि कोई भी देश इंडियन ओशन से पैसिफिक ओशन में अगर सामान मंगवाना चाहता है, यहाँ का चाइना को सामान मंगवाना चाहता है, चाहे अमेरिका, तो ये यहीं से होते हुए जाना है। तो इसलिए आसियान जो है इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, चूंकि विश्व का अधिकांश व्यापार इसी क्षेत्र से होकर गुजरता है। आसियान ने निवेश, श्रम, सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने पर भी ध्यान केंद्रित किया है। मतलब आसियान के जितने भी सदस्य देश हैं वो आपस में निवेश, इन्वेस्टमेंट को लेकर, लेबर को लेकर, सर्विस को लेकर मुक्त व्यापार रखे। मतलब सदस्य देश आपस में एक दूसरे के जो लोग हैं, सदस्य देशों के जो लोग हैं, वो एक दूसरे के देशों में इजीली आ जा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सर्विस लेनी हो, कोई भी सर्विस लेनी हो, टूरिज्म सर्विस लेनी हो, तो वो एक देश से दूसरे देश में इजीली आ जा सकते हैं। जिससे क्या होता है कि सभी देशों को इकोनॉमिकली फायदा होता है, आर्थिक रूप से लाभ होता है और धीरे धीरे आर्थिक रूप से अगर लाभ होता है तो वो आर्थिक रूप से शक्तिशाली बनेगा। आसियान दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। मतलब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार का मतलब कि जितने भी दुनिया में बाजार का मतलब यहाँ पे कि यहाँ के लोगों के पास परचेजिंग पावर, क्रय शक्ति ज़्यादा है। मतलब लोग खरीद सकते हैं सामान, इनके पास पैसा है यहाँ के लोगों के पास। तो कुल मिला के आसियान जब तीसरा सबसे बड़ा बड़ा बाजार है दुनिया का, तो दुनिया के जितने भी विकसित देश होंगे अपना सामान इन बाजारों में बेचना चाहते होंगे। और यही पावर आसियान को एक पावर देता है कि आसियान तीसरा बाजार होने के नाते, सबसे बड़ा बाजार होने के नाते यूरोपियन यूनियन और अमेरिका से भी बड़ा बाजार बन जाता है। और अमेरिका जैसे देश और यूरोपियन यूनियन के सदस्य देश भी आसियान के देशों में अपना जो प्रोडक्ट है वो बेचना चाहते हैं और ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं तो आसियान देशों की सहमति होगी। तो आसियान और यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, ये सब आसियान के साथ अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं ताकि इनके वस्तुओं को बाजारों में बेचा जा सके आसियान के। और इस प्रकार आसियान आर्थिक रूप से एक शक्तिशाली संगठन के रूप में विस्थापित होता है। और आसियान जो, यहाँ तक कि ये ध्यान रखें कि आसियान जो है यूरोपियन यूनियन और उत्तरी अमेरिका के बाजारों से भी बड़ा है। आसियान दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, आर्थिक रूप से शक्तिशाली है। सो ये कुछ फैक्टर्स हैं। अगला है, आसियान एशिया का एक मात्र संगठन है जो एशियाई देशों और विश्व शक्तियों को राजनीतिक और सुरक्षा मामलों पर चर्चा करने के लिए मंच प्रदान करता है। मतलब आसियान के जितने भी सदस्य देश हैं वो एशिया में स्थापित हैं और ये एशिया का एक मात्र संगठन है जो एशिया के देश, एशिया का मतलब भारत, आसियान के खुद सदस्य देश और आसपास के पड़ोसी जो एशिया में देश हैं उनको, और दुनिया की जो दूसरी शक्तिशाली देश हैं जैसे अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, इन सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाता है। आप पॉइंट को समझ रहे हैं कि एशिया के देशों को और दुनिया के जो शक्तिशाली जो दूसरे देश हैं उनको एक मंच प्रदान करता है, एक प्लेटफॉर्म पर लाकर सबको आपस में डिस्कशन करने का प्लेटफॉर्म देता है कि दुनिया की राजनीति और सुरक्षा के मामले पे आप चर्चा करिए आसियान के मंच पर। और ये एशिया का एकमात्र संगठन है। तो आप ये बात समझ, इस बात से इसका महत्व निकल रहा है कि आसियान के कहने पे दुनिया के शक्तिशाली देश भी उसके प्लेटफॉर्म पर आते हैं, उसके मंच में आते हैं, उसकी मीटिंग्स में आते हैं और एशिया के सभी देश भी उसकी मीटिंग्स में आते हैं और सब मिलकर क्या करते हैं,
बातचीत करते हैं, और अगर उसके कहने पे कोई देश आ रहा है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ऐसे देश उसके कहने पर अगर आ रहे हैं, तो इसका मतलब वो आर्थिक, राजनीतिक रूप से पावरफुल होगा। सो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आसियान को एक शक्तिशाली या सत्ता के केंद्र के रूप में स्थापित करते हैं। ये क्वेश्चन आने अभी तक तो कुछ सालों में पूछा नहीं गया है, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कि आपको इसका आंसर फॉर्मेट कैसे होगा। उसके बाद भारत और आसियान के बीच के संबंधों की चर्चा कर लें, ये भी आ जाता है कभी कभार। तो आसियान भारत की 1991 में भारत की जो लुक ईस्ट विदेश नीति है, लुक ईस्ट का मतलब पूर्व की ओर देखो, लुक ईस्ट, क्योंकि जो आसियान है वो भारत से पूर्व की ओर है। अगर आप मैप देखेंगे तो ये आसियान यहाँ पर है, तो भारत से पूर्व की दिशा की ओर है। इसलिए भारत ने आसियान के साथ अपने दोस्ताना संबंधों को अच्छा करने के लिए, अपने रिश्तों को अच्छा करने के लिए भारत ने एक नीति अपनाई थी 1991 में, लुक ईस्ट नीति अपनाई थी, और 2014 में इसी नीति को एक्ट ईस्ट के नाम से जाना जाता है। तो लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट दोनों ही नीतियों का उद्देश्य है आसियान के सदस्य देशों के साथ भारत की व्यापारिक भागीदारी और रिश्तों को अच्छा करना है। तो एक तो ये हो गया कि भारत और आसियान संबंध। दूसरा, भारत ने 3 आसियान देशों के साथ, ये एमसीक्यू के लिए भी आ सकता है, थोड़ा ध्यान रखेंगे, भारत ने 3 आसियान देशों के साथ, मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बता दिया मुक्त व्यापार समझौता क्या होता है, तो मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है। 2009 में भारत ने आसियान के साथ भी, पूरे आसियान मतलब 3 सदस्यों के साथ साथ पूरे 10 सदस्य, बाकी जो 7 बचे, पूरे संगठन के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है, जो 1 जनवरी 2010 से लागू हुआ है। ये भी एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है कि भारत ने आसियान के साथ मुक्त व्यापार समझौते पे 2009 में हस्ताक्षर किया, लेकिन लागू कब हुआ? 1 जनवरी 2010। आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है, मतलब भारत चौथे नंबर पे सबसे ज्यादा जो व्यापार करता है वो आसियान के साथ करता है, तो दोनों के रिश्ते अच्छे हैं। आसियान और भारत दोनों साइंस और टेक्नोलॉजी और समुद्री सुरक्षा में सहयोग कर रहे हैं। भारत और आसियान विज्ञान और प्रौद्योगिकी और समुद्री सुरक्षा में सहयोग कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। भारत और आसियान शिखर सम्मेलन का मतलब, हर साल भारत और आसियान के सदस्य देश एक मीटिंग करते हैं जिसे शिखर सम्मेलन के नाम से जानते हैं, और ये हर साल इसका आयोजित होता है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति और बाकी आसियान के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष, मतलब वहाँ के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर मिलकर बातचीत करते हैं और भारत और आसियान के संबंधों को बेहतर करने की रणनीति पर चर्चा करते हैं। हाल में ही एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, हाल में ही जो 20वां आसियान 2023 का आसियान भारत शिखर सम्मेलन था, वो जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। ये एमसीक्यू के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ये आसियान के बारे में टॉपिक है, और यहाँ पे हमने 2 टॉपिक्स, 2 रीजनल संगठन, 2 क्षेत्रीय संगठन के बारे में टॉपिक कंप्लीट किया है। एक है यूरोपीय यूनियन और दूसरा है आसियान, ठीक है स्टूडेंट्स। इन्हीं दोनों क्षेत्रीय संगठन में आपने पढ़ लिया है कि यह दुनिया का कैसे शक्तिशाली या सत्ता का केंद्र है, कैसे ये पावरफुल बन गया है, ये भी कैसे दुनिया का सत्ता का केंद्र है। तो यहाँ से दोनों से मिलता जुलता एक क्वेश्चन पूछ लेता है, जो एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 13 है, कि किसी भी देश की शांति और समृद्धि, समृद्धि का मतलब खुशहाली, क्षेत्रीय आर्थिक संगठनों की स्थापना और मजबूती में निहित है। निहित का मतलब होता है कि शामिल है, कि आप किसी भी देश की शांति और समृद्धि मतलब खुशहाली चाहते हैं तो क्षेत्रीय आर्थिक संगठनों की स्थापना करनी होगी और उसको मजबूत करना होगा। बेसिकली ये टारगेट यूरोपियन यूनियन और आसियान पे किया जा रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन के जितने भी सदस्य देश हैं वहाँ पे शांति है, समृद्धि, खुशहाली है, और वहाँ की आर्थिक स्थिति भी अच्छी है सभी 27 देशों की। वहीं पे आसियान की देखिए, आसियान की स्थापना 1967 से पहले ये लोग आपस में झगड़ रहे थे, लेकिन 1967 के बाद जब आसियान के सभी जो देश हैं वो आसियान के सदस्य देश बने, तो इनकी आर्थिक स्थिति में देखिए कितना अनएक्सपेक्टेड सुधार हुआ, और दुनिया की एक आर्थिक शक्ति बन चुके हैं आसियान। और जब आर्थिक शक्ति बने हैं तो इन देशों में भी शांति और समृद्धि का रास्ता तैयार हुआ। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि भाई अगर आप किसी भी देश में शांति और समृद्धि चाहते हैं तो क्षेत्रीय आर्थिक संगठनों को स्थापित कीजिए और उसको मजबूत बनाइए, और इसी कथन को आपको सत्यापित करना है। तो सत्यापित वाले क्वेश्चन में ना आपको फैक्ट्स या उदाहरण देने होते हैं। तो आसियान, आंसर कैसे स्टार्ट करेंगे? आंसर है आसियान और यूरोपीय आंसर नहीं है, मतलब ये ना ऐसा नहीं है कि ये फिक्स्ड फॉर्मेट है आंसर का, आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। मैंने मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे अच्छा लगा कि आंसर का फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए, मैंने दिया। बाकी आप अपने समझ के अनुसार भी इसमें चीजों को जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। आसियान यूरोपीय संघ के मामले में एक कथन उचित प्रतीत होता है। कौन सा कथन उचित प्रतीत होता है? कि देशों की शांति और समृद्धि आर्थिक संगठनों की स्थापना और मजबूती में निहित है। ये दोनों संगठन दुनिया के सबसे सफल संगठन है, और आर्थिक और सामरिक दृष्टि से दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण संगठन भी है। सामरिक मतलब कि स्ट्रैटेजिकली, मतलब इसको कह सकते हैं कि सैन्य रूप से भी एक
शक्तिशाली महत्वपूर्ण संगठन है। इस कथन को निम्नलिखित तर्कों के माध्यम से सत्यापित किया जा सकता है। यूरोपीय संघ के सदस्य दुनिया में आर्थिक रूप से समृद्ध और शांतिपूर्ण देश है। देखिए, अब जो भी यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देश हैं, यूरोपीय संघ की स्थापना से पहले वो इतने विकसित, लेकिन उतने विकसित नहीं है जिस फॉर्म में वो आज हैं। तो यूरोपीय संघ के बनने के बाद उनकी आर्थिक विकास की वृद्धि दर और तेजी से बढ़ गई है, खुशहाल हो गया वो देश। ठीक है, विश्व बैंक की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार यूरोपियन यूनियन में जितने भी व्यक्ति रहते हैं, उनकी प्रति व्यक्ति आय $37,149 है। मतलब आप इसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो लाख में चला जाएगा, तो काफी उसमें चला जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि वहां के लोगों में पर कैपिटा इनकम में भी वृद्धि हुई है। ग्लोबल हैप्पी इंडेक्स 2022 के अनुसार पहले 10 देशों में से अधिकांश यूरोपीय संघ के सदस्य देश हैं। ये इंडेक्स निकलता है, हैप्पीनेस इंडेक्स में क्या होता है कि दुनिया के खुशहाल देशों को रैंकिंग दी जाती है, और उस रैंकिंग में जो पहले 10 हैं उनमें से सारे मतलब मोस्ट ऑफ द 6-7 जो रैंक है, 6-7 रैंक का मतलब टॉप 6 और 7 जो रैंक्स हैं, वो रैंकिंग करने वाले जो होते हैं देश, वो यूरोपीय संघ के सदस्य देश होते हैं, जो दर्शाता है कि आर्थिक समृद्धि और शांति से लोगों के जीवन स्तर में सुधार आता है, लोगों के जीवन में खुशहाली आती है, देश में खुशहाली और समृद्धि आती है। आसियान संगठन के सदस्य देशों ने आपसी विवादों को सुलझाकर आसियान को दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित किया। देखिए आसियान के बारे में, क्योंकि सदस्य देशों के बीच में झगड़ा होता था, लेकिन बाद में उन्होंने अपने विवादों का समाधान किया। कैसे किया? आसियान वे से, आसियान शैली पढ़ा है आपने, आसियान वे से। और ये दुनिया को इसी तरीके से सहयोग करके उन्होंने आसियान को दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित किया। वर्तमान में आसियान दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक है, जिसके साथ अमेरिका और चीन भी व्यापार में रुचि दिखाते हैं, और जब भी इनके व्यापार में वृद्धि होगा आसियान के, तो इस क्षेत्र में लोगों में समृद्धि आ रही है। यूरोपीय संघ और आसियान जैसे संगठनों की ताकत न केवल देशों की शांति और समृद्धि को बढ़ावा देती है, बल्कि वैश्विक राजनीति में उनका प्रभाव भी बढ़ाता है। भाई, यूरोपीय संघ और आसियान जैसे जैसे पावरफुल होंगे, न केवल इन देशों में शांति और समृद्धि बढ़ेगी, बल्कि दुनिया की राजनीति में भी इनकी ना बात सुनी जाएगी, वैश्विक राजनीति में इनका प्रभाव बढ़ेगा। यदि संगठन प्रभावी और मजबूत है, तो सदस्य देशों में व्याप्त गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी समस्याओं का समाधान करते हुए, मतलब सदस्य देश क्या करते हैं? गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी का समस्या का समाधान करते हुए क्या करते हैं? विज्ञान, रक्षा, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग स्थापित करके सदस्यों के आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ाते हैं। गरीबी समस्या का समाधान करते हैं, साथ में विज्ञान और रक्षा प्रौद्योगिकी के मामले में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और जब सपोर्ट करेंगे, सामाजिक और आर्थिक विकास होगा, सपोर्ट करेंगे, और उससे देश में खुशहाली और समृद्धि आएगी। सार्क जैसे संगठनों की विफलता, इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। सार्क जैसे संगठन विफलता, क्योंकि सार्क भी एक क्षेत्रीय संगठन है, लेकिन ये एक विफलता का संगठन, विफल है मतलब ये ज्यादा सक्सेस नहीं है। सार्क जैसे संगठनों की विफलता इस बात का प्रमाण है कि यदि संगठन मजबूत नहीं है, तो सदस्य देशों के बीच में जो आंतरिक विवादों का क्षेत्रीय शांति और समृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। क्योंकि सार्क के जो भी सदस्य देश हैं, भारत और उसके आसपास के पड़ोसी देश जितने भी हैं, वो सार्क के संगठन सदस्य देश हैं, और भारत और पाकिस्तान के जो बीच का झगड़ा है, वो सार्क को अच्छे से काम करने नहीं देता, जिसकी वजह से सदस्य देशों के बीच में बातचीत नहीं हो पाती और क्षेत्रीय शांति और समृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और आप देख सकते हैं यही कारण है कि दक्षिण एशिया और भारत के आसपास के पड़ोसी देशों में गरीबी, आर्थिक विकास की कमी, ये सब देखने को मिलता है। अगर सार्क भी आसियान और यूरोपीय यूनियन जैसे, सार्क का फुल फॉर्म ये है, जिसे हिंदी में दक्षेस भी बोलते हैं, हम इसके बारे में डिटेल में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब कि अगर सार्क भी यूरोपियन यूनियन और आसियान जैसे अच्छे से काम करता, तो हो सकता था कि भारत के आसपास के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनकी भी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती। सो ये था आसियान और यूरोपियन यूनियन के बारे में। एक नया टॉपिक यहाँ पे है चीन के बारे में, कि चीन का उदय, एक जो चीन वर्तमान में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बना है, सेकेंड इकोनॉमिक पावर है अमेरिका के बाद, वो इतनी बड़ी आर्थिक शक्ति बन कैसे गया? तो पहले इसी को समझते हैं, फिर उसके बाद इसी टॉपिक में भारत और चीन का संबंध पढ़ेंगे। और भारत और चीन का संबंध हमें बुक 2 में भी पढ़ना है, चैप्टर नंबर 4 में, तो इसके बारे में डिटेल में हम वहां पे भी पढ़ेंगे और थोड़ा बहुत यहाँ पे भी चेक कर लेंगे। तो पहले जो हमारा मेजर कंसर्न वो है कि दुनिया में जो आज चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बना हुआ है, वो उसकी क्या कारण है, कैसे वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित हो गया। इसको समझने के लिए जरा इसके हम पास्ट में जाते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकता है। तो क्वेश्चन का फॉर्मेट ये हो सकता है कि एक आर्थिक शक्ति और सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में चीन का उदय कैसे हुआ। सत्ता का वैकल्पिक केंद्र कहिए या सत्ता का केंद्र कहिए, तो सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है कि दुनिया में आज जो चीन आर्थिक शक्ति बना है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बना है और दुनिया के सत्ता के केंद्र के रूप में स्थापित है, इसमें चीन
का उदय कैसे हुआ, इसको विस्तार पूर्वक समझाइए। और इसको समझाने के लिए हमें थोड़ा सा दो पार्ट्स में हमें इस चीज को समझना होगा। एक दो टाइम फेज में, एक तो है 1949 से लेके 1970 के बीच में चीन का डेवलपमेंट देखेंगे, और उसके बाद 1970 से लेकर प्रेजेंट तक चीन का डेवलपमेंट पॉलिसी देखेंगे कि चीन ने कैसे वर्तमान 1949 से लेकर 1970 तक विकास किया, और 1970 के बाद से चीन की क्या रणनीति रही जिसकी वजह से चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति या सत्ता का केंद्र बन गया। तो जरा इसका आंसर स्टार्ट यहाँ से करते हैं। 1978 में चीन की आर्थिक सफलता ने चीन को आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित किया, और ये 1970 की बात हो रही है। इसका मतलब रिपीट कर रहा हूं मैं आपको यहाँ पे कि इस आंसर को आप दो टाइम जोन में दो टाइम पीरियड में डिवाइड करेंगे, क्योंकि चीन ने 1949 में चीन एक साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी, और 1949 से लेकर 1970 तक चीन की जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी, वो जो चीन की जो आर्थिक नीति थी, उस आर्थिक नीति में 1970 के बाद से बदलाव आया, और वो बदलाव मेजरली 1978 में आया। जब चीन में 1978 में आर्थिक बदलाव आया, आर्थिक सुधार की नीति आई, वही आगे चलकर चीन को एक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति के रूप में वर्तमान में स्थापित करता है। विद्वानों का मानना है कि 2040 तक चीन दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बन जाएगा, और 2023 तक ही, शायद 2030 तक ही ना बन जाए। अतः निम्नलिखित संदर्भों में चीन की आर्थिक शक्ति और सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में स्थापित हुआ। तो 1949 से लेकर 1970 में चीन की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति के बारे में देख लेते हैं कि चीन ने कौन कौन सी नीति अपनाई। हम 1949 से इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि चीन में माओ के नेतृत्व में, माओ से तुंग के नेतृत्व में साम्यवादी क्रांति हुई थी चीन में, और साम्यवादी क्रांति के बाद चीन में चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना हुई, जिसे चाइना पीपल रिपब्लिक के नाम से जानते हैं। सो चीनी गणवादी राज्य मतलब नई सरकार की स्थापना हुई वहां पर, और जिसकी आर्थिक व्यवस्था सोवियत मॉडल पर आधारित थी, क्योंकि माओ साम्यवाद की विचारधारा में बिलीव करता था, और साम्यवाद में आपको पता ही है, साम्यवाद की विचारधारा में आर्थिक व्यवस्था जो होती है उस पर किसका कंट्रोल होता है, राज्य का नियंत्रण होता है। और इसलिए माओ ने आर्थिक व्यवस्था, चीन के आर्थिक विकास के लिए सोवियत मॉडल मतलब हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा हुआ है, चैप्टर नंबर 1 पढ़िएगा कि सोवियत मॉडल का मतलब ये हुआ कि आर्थिक या अर्थव्यवस्था पर किसका नियंत्रण होगा, राज्य का नियंत्रण होता था। सोवियत संघ में अर्थव्यवस्था पर राज्य का नियंत्रण होता था, और उसी चीज को माओ ने चीन में भी कॉपी किया। आर्थिक रूप से पिछड़े चीन में पूंजीवादी देशों के साथ अपने संबंध तोड़ लिए, और खासकर अमेरिका के साथ अपने संबंध तोड़ लिए थे चीन ने। उसके बाद ये कहानी कब से लेकर 1949 से लेकर 1970 के बीच में सोवियत आर्थिक मॉडल के तहत औद्योगिक अर्थव्यवस्था को स्थापित करने के लिए सारे संसाधनों का प्रयोग किया। माओ ने क्या करा चीन में कि औद्योगिक अर्थव्यवस्था को, मतलब सोवियत मॉडल को कॉपी करते हुए जितनी भी वो औद्योगिक इंडस्ट्रीज लगाना चाह रहे थे, उसके लिए उन्होंने अपने सारे संसाधन, पैसा, टेक्नोलॉजी का सारा यूज उन्होंने राज्य के थ्रू किया। औद्योगिक अर्थव्यवस्था को लगाने के लिए सभी नागरिकों को रोजगार दिया गया, सामाजिक कल्याण और योजनाओं के लाभ के दायरे में सभी नागरिकों को लाया गया, क्योंकि साम्यवाद में बिलीव किया जाता है कि राज्य ही लोगों को रोजगार प्रदान करेगा, और सारी जो बुनियादी सुविधाएं नागरिकों को मिलनी चाहिए वो राज्य ही प्रदान करेगा। ऐसा साम्यवाद की विचारधारा है, और चीन साम्यवाद की विचारधारा को फॉलो कर रहा था, और देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए सोवियत संघ की मॉडल को या सोवियत संघ की आर्थिक मॉडल को कॉपी कर रहा था, है ना। तो चीन अपने नागरिकों को शिक्षित करने और उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के मामले में विकसित देशों से भी आगे निकल गया। 1949 से लेकर 1970 के बीच में चीन की अर्थव्यवस्था का विकास भी बहुत तेजी से हुआ। इस रणनीति की वजह से 5 से 6% की दर से उसका विकास हुआ, लेकिन इसके विकास को जनसंख्या की वृद्धि दर ने कम कर दिया, क्योंकि जनसंख्या भी 2 से 3% की वृद्धि दर से इसका विकास हो रहा था, जिससे इस विकास का लाभ सभी को नहीं मिला। अच्छा, यहाँ पे आप समझिए कि किसी देश का विकास, किसी देश की इनकम 150 रुपये बढ़ रही है, 100 रुपये हर साल बढ़ रही है, लेकिन उस देश की पॉपुलेशन भी उतनी तेजी से बढ़ रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल लेके आपको यहाँ पे समझाऊं कि मान लो कि एक फैमिली की इनकम 100 रुपीज़ है, एक फैमिली की इनकम जो है वर्तमान में 100 रुपीज़ है, और 5 मेंबर्स हैं, तो हर मेंबर को 20 रुपीज़ मिला। लेकिन अगले साल जो इनकम हो गया वो 200 रुपीज़ हो गई फैमिली की, लेकिन फैमिली के मेंबर्स भी कितने हो गए, 5 से हम ले लेते हैं 15, मेंबर्स भी कितने हो गए 15, तो 10 से 15 मेंबर्स हो गए, 10 मेंबर्स बढ़ गए।
10 मेंबर्स बढ़ गए तो अब हर मेंबर को कितने रुपीस मिलेगा? अप्रोक्सली ये मिल जाएगा 13 रुपए। पहले हर मेंबर को 20 रुपीज मिल रहे थे, अब लगभग 13 या 14 रुपए हर मेंबर को मिलेंगे। समझ रहे हैं? तो इनकम क्या हो गई? मतलब इनकम तो फैमिली की बढ़ी, लेकिन कंट्री की पॉपुलेशन भी उतनी स्पीड से बढ़ी कि हर पर लोगों को जो इनकम मिलनी चाहिए थी वो इनकम रिड्यूस हो गई। जब पॉपुलेशन 100 थी, इनकम 20 थी, सॉरी, पॉपुलेशन इनकम 100 थी, पॉपुलेशन 5 थी, तो हर पर्सन को 20 रुपीज मिल जा रहा था। बट इनकम 200 हो गई और पॉपुलेशन भी क्या हो गई? 15 हो गई, तो हर पर्सन को 13 रुपीज या 14 रुपीज मिल रहे हैं। सो आप यहाँ पे कोरिलेट कर पा रहे हैं कि इनकम तो कम हो गई ना पर पर्सन। पहले पर पर्सन 20 रुपीज मिल रहा था, अब पर पर्सन 13 रुपीज मिल रहा है, तो इनकम कम हो गई। लेकिन इनकम किसकी? पर कैपिटा इनकम। लोगों को बेनिफिट कम होने लगा, लेकिन कंट्री की इनकम बढ़ी, तो इससे नुकसान होता है अल्टीमेटली। तो आई आई होप आप ये पॉइंट समझ रहे हैं कि चीन की अर्थव्यवस्था का विकास तो हुआ, चीन की अर्थव्यवस्था की इकोनॉमी में पैसा तो बढ़ा, लेकिन जनसंख्या के विकास के कारण इस विकास का लाभ सभी को इक्वली नहीं मिला। खेती की पैदावार, जो भी खेतों से, जो भी एग्रीकल्चर से, जो भी प्रोडक्ट हो रहा था, जो भी प्रोडक्शन हो रहा था, वो इंडस्ट्रीज की जरूरत को पूरा नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई थी। पॉपुलेशन की जो नीड्स थी, जो इंडस्ट्री की जो रॉ मटेरियल की नीड्स थी, वो एग्रीकल्चर फुलफिल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि पुराने तरीके से एग्रीकल्चर किया जा रहा था। और ये टाइम पीरियड है 1949 से लेके 1970 के बीच का। औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि नहीं हो रही थी। भाई, जब उद्योगों के पास रॉ मटेरियल नहीं होगा तो जाहिर सी बात है उत्पादन में वृद्धि नहीं होगी। विदेशी व्यापार ना के बराबर था, क्योंकि आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि चीन ने आर्थिक रूप से पूंजीवादी देशों के साथ अपने रिश्ते तोड़ लिए, तो उसका ज्यादा खास किसी के साथ व्यापार था नहीं, और प्रति व्यक्ति आय बहुत कम हो गई थी। अभी मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझाया। सो ये सारे प्रॉब्लम्स 1970 तक बहुत ज्यादा मुखर हो गए। मुखर का मतलब सरफेस पे आ गए, ये प्रॉब्लम्स ज्यादा बढ़ गए। इसलिए परिणाम स्वरूप 1970 के दशक में चीन में कुछ बड़े पॉलिसी चेंज किए गए, कुछ नीतिगत सुधार किए गए, कुछ नीतिगत निर्णय लिए गए। और उसमें सबसे पहला निर्णय ये लिया कि 1972 में चीन ने अमेरिका के साथ अपने राजनीतिक और आर्थिक संबंधों को पुनर्स्थापित किया। स्टूडेंट्स, आप इस बात को ध्यान रखेंगे, ये एमसीक्यू में भी आ सकता है और क्रोनोलॉजी वाले कालक्रम वाले क्वेश्चन में आ सकता है कि विभिन्न घटनाओं को कालक्रम में सजाएं। तो 1972 में चीन ने अमेरिका के साथ दोबारा अपने राजनीतिक और आर्थिक संबंध स्थापित किए, जो कि चीन ने तोड़ लिए थे पहले 1949 में। तो 1972 में फिर से रिश्तों को क्या किया कि मतलब पुनर्स्थापित किया अमेरिका के साथ, क्योंकि देश की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी थी 1970 तक आते आते। 73 में चीन के जो प्रधानमंत्री थे चाउ एन लाई, इनका नाम चाउ एन लाई ने 4 क्षेत्रों में आधुनिकीकरण किया। कौन कौन से क्षेत्र में? कृषि में, इंडस्ट्रीज उद्योग में, सेना में, और साइंस और टेक्नोलॉजी के एरिया में आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण का मतलब होता है मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया। कृषि में मॉडर्न टेक्नोलॉजी मतलब ट्रैक्टर्स होंगे, एडवांस मशीन्स का यूज किया। इंडस्ट्रीज में भी एडवांस मशीन्स लगाने को प्रमोट किया। सेना का भी मॉडर्नाइजेशन किया गया, एडवांस वेपन्स दिए गए, टैंक्स, मिसाइल्स, ये सब दिए गए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया गया, क्योंकि किसी भी देश का जो विकास होगा ना, वो कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान प्रौद्योगिकी के के आधार पर ही होगा। इसलिए प्रधानमंत्री चाउ एन लाई जो थे उस जमाने में, चाइना के प्रीमियर जो थे 1973 में, उन्होंने इन 4 क्षेत्रों का आधुनिकीकरण का प्रस्ताव रखा। धीरे धीरे सुधार स्टार्ट हुआ, लेकिन उतनी तेजी से नहीं हुआ। इसलिए 1978 में चीन के जो उस समय तत्कालीन नेता और प्रेसिडेंट कह लो, डेंग शाओपिंग ने चीन में आर्थिक सुधार के लिए एक नई पॉलिसी डिक्लेयर करी, और उस पॉलिसी का नाम था खुले द्वार की नीति। खुले द्वार, ओपन डोर पॉलिसी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं खुले द्वार का मतलब सीधा ये है कि अब चाइना दुनिया के दूसरे देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा देगा, जो कि माओ के समय दुनिया के दूसरे देशों के साथ व्यापार क्या कर लिए गए थे? खत्म कर लिए गए थे, संबंध तोड़ लिए गए थे। अब ये दुनिया के दूसरे देशों के साथ व्यापार करेगा, और इसलिए देंग शाओपिंग ने 1978 में चीन में खुले द्वार की नीति की घोषणा की। अब यहां से एक नया क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है कि खुले द्वार की नीति क्या थी और इस नीति के तहत कौन कौन से सुधार किए गए। तो क्वेश्चन 2 पार्ट्स में। तो 1978 में चीन के तत्कालीन नेता देंग शाओपिंग ने चीन में लाए आर्थिक सुधारों को खुले द्वार की नीति के नाम से जानते हैं। तो दो जो उस समय चीन के देंग शाओपिंग थे, उन्होंने सुधारों के लिए जो नीति लेकर आए, उसी नीति को, आर्थिक सुधार की नीति को ही खुले द्वार की नीति के नाम से जाना जाता है। और ये स्टूडेंट्स प्लीज इसको दिमाग में रखेंगे कि खुले द्वार की नीति चीन से संबंधित है, चीन में आर्थिक सुधारों से संबंधित है, चीन में आर्थिक
सुधारों से संबंधित है, ये ध्यान रखेंगे। तो और ये सुधार कौन लेकर आया था? देंग शॉपिंग 1978 में। और इसमें क्या क्या सुधार किए गए देखते हैं। विदेशी पूंजी का मतलब अब विदेशी देशों के साथ, दूसरे देशों के साथ संबंध, व्यापारिक संबंध स्थापित किए गए और उन देशों की कंपनियों को बोला कि आप हमारे देश में, मतलब चीन में आके इन्वेस्टमेंट कीजिए, पैसा लेकर आइए। तो विदेशी पूंजी, और उन कंपनियों को ये भी बोला पैसा और टेक्नोलॉजी दोनों लेकर आइए और चीन में उसे निवेश करिए, चीन की सरकार आपको सपोर्ट करेगी। तो विदेशी पूंजी और प्रौद्योगिकी के निवेश से उच्चतर उत्पादकता प्राप्त की जाए, ये खुले द्वार की नीति का पहला, मतलब ये सुधार किया गया या उद्देश्य भी कह लो, कि विदेशी पूंजी और प्रौद्योगिकी के निवेश से उच्चतर उत्पादकता, क्योंकि जब नई टेक्नोलॉजी आएगा, पैसा ज्यादा आएगा, तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी, उत्पादकता भी बढ़ जाएगी, तो उच्च उत्पादकता प्राप्त की जाए। उसके साथ 1982 में खेती का निजीकरण किया गया। आपको याद होगा कि सोवियत संघ क्या है, चीन जो है साम्यवादी मॉडल या सोवियत मॉडल को फॉलो कर रहा था। और साम्यवादी मॉडल की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि वहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसी कुछ चीज नहीं होती और खेती या जो भी प्रॉपर्टी है उस पर राज्य का नियंत्रण होता है। लेकिन यहाँ पे चीन ने क्या किया? चीन ने खेती का निजीकरण कर दिया, खेतों को प्राइवेट लोगों को दे दिया। 1998 में उद्योगों का भी निजीकरण कर दिया गया। व्यापार को बढ़ावा खुले द्वार की नीति के तहत, ये ध्यान रखेंगे, खुले द्वार की नीति के तहत हो रहा है ये सारा काम। टाइम लगा है, लेकिन ये सुधार ऐसा नहीं है कि 1978 में आया और एक ही साल में सुधार हो गया। इसी खुले द्वार की नीति के तहत ही जो 78 में स्टार्ट हुआ था, उसी को अलग अलग फेजेस में इम्प्लीमेंट किया गया। व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र, जिसे कहते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, की स्थापना की गई, जहां विदेशी निवेशक अपने उद्यम का मतलब अपना फैक्ट्री लगा सकते थे। जिसका एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। मान लो ये चीन का देश है, चीन ने उसके लिए क्या किया कि इतना एरिया फॉरेन कंट्रीज के लिए रिजर्व कर दिया कि आप इस क्षेत्र में कोई भी कंपनी लगाएंगे और वो क्षेत्र क्या कहलाएगा? विशेष आर्थिक क्षेत्र कहलाएगा। और इसके लिए चीन की सरकार आपको क्या देगी? आर्थिक मदद भी देगी और आपको कुछ रियायतें भी प्रदान करेंगी, छूट भी प्रदान करेंगे, ताकि विदेशी देश, इसी विदेशी जो कंपनियां हैं इस सेक्टर में, ये पूरा चीन है, मान लीजिए पूरा चीन है, लेकिन ये पूरा चीन है, ये ब्लू वाला जो है वो पूरा चीन है, लेकिन इतना एरिया रेड वाला रिजर्व कर दिया गया विदेशी कंपनियों के लिए, ताकि विदेशी निवेशक अपना यहाँ पे इंडस्ट्री लगाए, और जब इंडस्ट्री लगेगा तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और इसी क्षेत्र को विशेष आर्थिक क्षेत्र के नाम से जाना गया। 1978 में यही है क्वेश्चन का, खुले द्वार की नीति क्या थी और खुले द्वार की नीति के तहत कौन कौन से सुधार किए गए? तो यही कुछ सुधार किए गए थे और खुले द्वार की नीति ये थी। 1978 में नए नीतिगत सुधारों के परिणाम स्वरूप या खुले द्वार की नीति का परिणाम भी बता दीजिए। तो परिणाम क्या क्या हुआ? कृषि के निजीकरण के कारण कृषि उत्पाद और ग्रामीण आय में वृद्धि हुई। अब निजीकरण कर दिया गया तो लोगों ने अपने अपने खेतों में प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी, प्रोडक्शन बढ़ा दिया, कृषि उत्पाद भी बढ़ गया, और जब उत्पाद बढ़ेगा तो लोगों की, गांव के वालों की इनकम भी बढ़ गई। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निजी बचत की मात्रा बढ़ गई। भाई अब लोगों की इनकम बढ़ गई है तो लोगों की सेविंग्स भी बढ़ गई चाइना में, और इससे ग्रामीण उद्योग की संख्या में वृद्धि होने लगी। अब सेविंग्स बढ़ गई है तो यहाँ से कोरिलेट कर सकते हैं, इनकम बढ़ी। मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। क्या हुआ कि निजीकरण किया, निजीकरण करने से लोगों की इनकम बढ़ी, जब इनकम बढ़ी तो लोगों की सेविंग्स बढ़ी, गांव के लोगों की, ग्रामीण लोगों की, और जब सेविंग्स बढ़ेंगी तो सेविंग्स का वो रीयूज करेंगे, री इन्वेस्टमेंट करेंगे इंडस्ट्रीज को लगाने के लिए। तो गाँव में ग्रामीण उद्योगों की संख्या में वृद्धि हुई। आप ये पॉइंट ना, ये 1 2 3 इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। आय वाला ये रहा, दूसरा सेविंग्स वाला ये रहा, और तीसरा उद्योगों की संख्या बढ़ गई ये रहा। उद्योग और कृषि दोनों क्षेत्रों में चीन की अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर तेज रही। मतलब अब जो उनका विकास दर था उद्योगों का, कृषि का, वो काफी तेज हो गया, स्पीड में हो गया। लगभग 10% के दर से हर साल उद्योगों और कृषि का विकास होने लगा। व्यापार के नए कानूनों और विशेष आर्थिक क्षेत्र के निर्माण से विदेशी व्यापार में वृद्धि हुई, क्योंकि अब विशेष आर्थिक क्षेत्र जो बना दिया गया था चीन के द्वारा, उससे क्या हुआ कि चीन में बहुत सारी कंपनियां आने लगी, और कंपनियां क्या करने लगी कि उस क्षेत्र में अपनी कंपनियां स्थापित करने लगी विशेष आर्थिक क्षेत्र में। इससे चीन को लाभ हुआ। उसके अलावा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए चीन सबसे आकर्षक स्थान बन गया। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का मतलब ये होता है कि चीन ने क्या किया कि विदेशी निवेशकों को या विदेशी कंपनियों को बोला कि आप पैसा लेकर आइए और यहाँ पे चीन में इन्वेस्टमेंट करिए। तो इसी को कहते हैं FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश
के लिए चीन सबसे आकर्षक स्थल बन गया। ये रिजल्ट था, परिणाम था। किसका परिणाम था? खुले द्वार की नीति का। इन सुधारों के परिणाम स्वरूप चीन विश्व में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति आज के डेट में बन गया। चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है, मतलब फॉरेन करेंसी का रिजर्व सबसे ज्यादा है इसी सुधार के परिणाम स्वरूप। और चीन 2001 में इसी सुधार के परिणाम स्वरूप WTO, इसके बारे में हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे, चीन 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हुआ। तो ये है चीन से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं, और इस टॉपिक्स को आप इतना कर लीजिएगा, ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, ये इससे बाहर आपको चाइना से रिलेटेड अगर इस चैप्टर में कुछ भी क्वेश्चन आएगा, खुले द्वार की नीति, इससे बाहर आपको ना लिखना है। और जो भी एनसीईआरटी में दिए गए हैं, मोर देन दैट इस नोट्स में दिए गए हैं। तो आप इस चैप्टर को पूरा थोरोली पढ़िएगा और आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको ड्रॉप कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।